नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। और अब हम करने वाले हैं सीरीज कोपा आईटीआई की, जिसका है पार्ट 1। हम कोपा आईटीआई के काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं पार्ट्स में। सो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं? हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 4 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी? जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोबाइट में हमारे 1024 बाइट्स होते हैं। हमसे 4 किलोबाइट का पूछा है, तो 4 किलोबाइट में कितने होंगे? 4 × 1024, जो होगा हमारा 4096 के बराबर। तो हमारा सही उत्तर है 4096। अगला सवाल है, यदि A1 और A2 सेल में क्रमश 15 और 5 है तो निम्न एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा? इफ सेल्स A1 and A2 contain 15 and 5 respectively, then what will be the value of the Excel formula? एक हम बना लेते हैं एक्सेल शीट, सीरियल नंबर 1 2 A। पहले सेल में कितना है हमारा 15 और दूसरे सेल में कितनी है वैल्यू 5, और ये हमें एक फॉर्मूला गिवन है। तो आप अगर फॉर्मूला गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मूला है डिवाइड का, A1 डिवाइडेड बाय A2। तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, ये हमारी A1 की वैल्यू हो गई और ये हमारी A2 की वैल्यू हो गई। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो राइट आंसर हमारा होगा 3। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ऑप्शंस आपको गिवन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा उस फॉर्मूले से पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। ये एक यूनिवर्सल है। जैसे कि अगर आपको किसी भी दो अंकों को जोड़ना है या 2 अंकों को घटाना है, तो अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो वहाँ पे एडिशन का साइन आता है, अगर अंकों को हम घटाएंगे तो वो माइनस का साइन आता है। ये हमारा यूनिवर्सल है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पे हमारा इक्वल्स टू आता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, सारे ऑप्शंस में से देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी ही केवल ऐसा है जिसमें इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है एक बार, इसमें लगा है 2 बार, इसमें लगा है बीच में, स्टार्टिंग में ही लगता है इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि अगर हम एक और एक्सेल शीट बनाए, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया 1 2 A, और आपका ये 5 और ये हो गया 10। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में इसको अप्लाई करें यहाँ पे, जो हमारा ऑप्शन बी है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? A1 यानी कि 5 प्लस A2 यानी कि 10 प्लस 7, 10 प्लस 5 15 प्लस 7 22। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा, हैंस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से कौन से कमांड बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ मार्कर्स को दर्शाने के लिए किया जाता है? इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्कर? ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, शो हाइट, चेंज केस या इरेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में अगर हमें पैराग्राफ मार्कर्स को दर्शाना है तो हमें शो हाइट की मदद से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का एक डॉक्यूमेंट है, ये हमारा पैराग्राफ टूल है, और जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये डॉटेड एक इस तरह का, ये हमारा पैराग्राफ मार्कर है। इससे हम शो हाइट, पैराग्राफ से शो हाइट को दर्शा सकते हैं। इसलिए मैंने एक इमेज आपको दिखाने की कोशिश करी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमारा पैराग्राफ का एक सेट है मेनू में, जिससे हम शो हाइट को दर्शा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, शो हाइट की मदद से हम पैराग्राफ मार्कर्स को दर्शा सकते हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा एक वैध फंक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ऑप्शन है डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब, सीलिंग। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा सीलिंग एक वैध फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कैसे काम करता है हमारा सीलिंग, वो अभी हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सीलिंग में हमारी बेसिकली 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला क्या होता है हमारा नंबर, और दूसरा होता है हमारा सिग्निफिकेंस। दोनों का काम क्या है इसके बारे में पता करते हैं। जो ये नंबर होता है, ये होता है जिस संख्या को हमें राउंड ऑफ करना है, कोई भी हमारी संख्या हो XYZ, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, ये नंबर कुछ चीज को दर्शाता है। और सिग्निफिकेंस किसको दर्शाता है? पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर को, ये राउंड ऑफ वाला, इसको जिसको हमें राउंड ऑफ करना है। और सिग्निफिकेंस दिखाता है राउंडिंग करते समय हमें जिसका मल्टीपल करना होता है, वो सिग्निफिकेंस दिखाता है। ये हमारा मल्टीपल दिखाता है। यानी कि अगर सीलिंग है 10 और सिग्निफिकेंस है 3, तो आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका रिजल्ट आएगा 12। कैसे 12 कैसे आया? क्योंकि हमें नंबर हमारा गिवन है 10, ठीक है, और सिग्निफिकेंस यानी हमें जिसका मल्टीपल करना है वो है 3। तो ऐसी कौन सी निकटतम संख्या है जिससे इसका भाग हो सकता है? तो आपका निकटतम संख्या कौन सी होगी? 10, 11
जिसे पहली होगी 11, फिर आप सोचोगे 11 क्या 3 से भाग होता है? नहीं होता है। अगली संख्या है 12, तो आप दिमाग में लगाओगे कि 12 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12। ठीक है जी। और ये इसी तरह से काम करता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा नंबर क्या है और हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, मल्टीपल क्या है। ऐसा ही हमें नंबर चूज करना है जो कम्प्लीटली भाग हो जाए उसका। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सीरीज। देखिए अगला सवाल है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा का आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंड को डैश के रूप में जाना जाता है। स्टैंडर्ड यूज्ड टू डिफाइन द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, ऑप्शन से प्रोटोकॉल, सर्विस, प्रॉपर्टी, टोपोलॉजी। तो जब भी हम एक कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा TCP, एक हमारा IP, एक हमारा HTTP। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से हम डेटा को हम एक्सचेंज करते हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? द फाइल क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर इज कॉमनली नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी हम फाइल बनाते हैं हम उसे वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, वर्कबुक्स। अगला सवाल है, ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? ऑप्शन से सब्जेक्ट, टू, CC, BCC। तो जब भी हम ईमेल लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम ईमेल जिसको लिखते हैं या हम जिसको अपना संदेश देना चाहते हैं वो हमारा टू फील्ड में आता है। ठीक है। तो हम ऐसा अगर जब हम जिसको हम भेजना चाहते हैं हम वही चीज को खाली कर देंगे, वही चीज को हम लिखते छोड़ देंगे तो हमारा ईमेल जाएगा ही नहीं। ठीक है। सब्जेक्ट को हम खाली रख सकते हैं, CC को हम खाली रख सकते हैं, बिना सब्जेक्ट डाले भी अपना ईमेल डाल सकते हैं। हम बिना CC में किसी रखे भी अपना ईमेल डाल सकते हैं, लेकिन बिना टू के हम अपना ईमेल नहीं डाल सकते। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू फील्ड के को अगर रिक्त छोड़ दिया जाए तो हम ईमेल को नहीं भेज सकते। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट दिया है हमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिप इंसर्ट की जा सकती है। दूसरा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन हमारे गिवन है केवल एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो और केवल दो। तो आपको पता होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, हम GIF को ऐड कर सकते हैं। GIF एक तरह की मूवी क्लिप्स हो गई है। हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें शेप्स को यूज कर सकते हैं और साउंड को भी यूज कर सकते हैं। और भी ऐसी कई सारी चीजें जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा ये पता लग गया है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर देखेंगे ऑप्शंस में जो मैं पॉइंट्स दिए हैं, तो उसमें दूसरा पॉइंट आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं की जा सकती, जो कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड क्लिप को यूज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिकल में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो और हमें ऑप्शन गिवन है Alt+I, Ctrl+U, Ctrl+R, Ctrl+B। लेकिन ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। हमें अगर इटैलिक में से चेंज करना है तो हमारा लगता है Ctrl+I। ये हमें इटैलिक किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। Ctrl+B से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं है, पर इसका जो सही उत्तर है वो आपको लिख के बता रहा हूँ कि Ctrl+I से हम इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में आप डैश का इस्तेमाल कर शेप और लोगो इंसर्ट कर सकते हैं जो स्वतः ही सभी स्लाइड्स पर लगातार प्रदर्शित होगा। इसके ऑप्शन है स्लाइड मास्टर, आउटलाइन व्यू, नोट्स मास्टर या हैंड आउट मास्टर। तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट 2007 में स्लाइड मास्टर की सहायता से हम लोगों को इंसर्ट कर सकते हैं जो स्वतः ही सभी स्लाइड पे लगातार प्रदर्शित होता है। तो हम स्लाइड मास्टर की हेल्प लेते हैं इसको पूरा करने के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है Alt+9, Ctrl+D, Ctrl+J या Alt+D। तो हम Ctrl+J की मदद से हम डायरेक्टली हम क्रोम के डाउनलोड पे पहुंच सकते हैं और वो हम डायरेक्टली इसको हम एक नए टैब में ओपन कर सकते हैं। अगर हम जैसे हम Ctrl+J प्रेस करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा क्रोम ब्राउजर में, जिसमें हमारा जो भी हमने कुछ डाउनलोड करा होगा वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा? ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो ये सिंपल बॉड मास रूल है 64। अगर इसको आसान शब्दों में लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब बहुत सिंपल है, 8 से भाग दिया 8, 4 से भाग दिया 2 और ये 2 से 1, तो 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा 1। ठीक है जी।
तो इसका राइट आंसर है आंसर 1। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में वैध लाइन स्पेसिंग ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस गिवन है लाइन, सिंगल लाइन, डबल, ट्रिपल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम निम्नलिखित पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, जो है हमारा सिंगल, डबल, एटलीस्ट, ये सब लाइन स्पेसिंग का है, एग्जैक्टली और मल्टीपल। ठीक है, ये हम सब लाइन स्पेसिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं। हम इसमें क्या यूज नहीं करते हैं, हम इसमें यूज नहीं करते हैं ट्रिपल। ऐसा कुछ होता ही नहीं है लाइन स्पेसिंग में, तो उसका सही उत्तर होगा ट्रिपल। हमारा एक कोई वैध ऑप्शन नहीं है लाइन स्पेसिंग में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला सवाल है निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या है, ABS ब्रैकेट -2 प्लस ABS ब्रैकेट -3। तो एक्सेल में जब ABS का हम यूज करते हैं तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू को दर्शाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी पॉजिटिव नंबर की, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर की, -2 है, -3 है, -4 है, वो भी पॉजिटिव रहती है, यानी कि वो बिना नेगेटिव साइन के रहती है। वो हमारी ऐसे रहती है 2, 3, 4। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 0 की हमेशा 0 ही रहेगी। तो अब आप समझिए कि हमें दो वैल्यू दी है जिन्हें हमें जोड़ना है। -2 है और -3 है, ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस मैटर ही नहीं करता है, ये सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होगा, ये 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला सवाल है एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं Alt+A, Ctrl+B, Ctrl+A, Ctrl+D। अगर हमें पावर पॉइंट में से, या पावर पॉइंट आपका हो गया, वर्ड हो गया, या सिंपल कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो गया, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A का इस्तेमाल करेंगे। ये अप्लाई आपका क्रोम ब्राउजर के अंदर भी होगा, ये आपका MS वर्ड में भी यूज होगा, ये आपका एक्सेल में और पावर पॉइंट सब जगह यूज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना होता है तो हम Ctrl+A को यूज करते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शंस गिवन है नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर आप बहुत सिंपल ऑप्शंस आपको गिवन है उसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्डपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। उसके अलावा बचा क्या है, नोटपैड। नोटपैड हमारा ऐसा प्रोसेसर है या ऐसा सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं है। ये बेसिकली आपका कंप्यूटर का ही इनबिल्ट एक पार्ट होता है नोटपैड, जिसमें हम अपने छोटे छोटे नोट्स को यूज कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ईमेल के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस गिवन है हमें पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओके, ऑप्शन डी है पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी और सी, कोई सा भी, क्योंकि दोनों हमारे ऑप्शन सेम हो चुके हैं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। POP करता क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। POP क्या करता है कि वो ईमेल को रिट्रीव करता है किसी भी डिवाइस में, यहाँ आपका लोकल डिवाइस में। रिट्रीव एक तरीके से मैं अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ कि ये डाउनलोड कर लेता है, आप कोई सा भी मेल, आपके जो भी आपके मेल है वो एक आपके लोकल कंप्यूटर या आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेता है। अगला प्रश्न है बताए गए निम्न दिए गए कथन गलत है या सही। पहला है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरा ऑप्शन है हमारा एक डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऑप्शन गिवन है कि पहला सही है और दूसरा गलत है, बी में पहला सही है और दूसरा भी सही है, सी में पहला गलत है और दूसरा भी गलत है, और डी में हमारा पहला गलत है दूसरा सही है। तो अगर हम इसकी बात करें, पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या लिखा गया है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है, लेकिन यह कथन गलत है। हम पेज मार्जिन को वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने मन मुताबिक अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें क्या गिवन था कि एक डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यह भी कथन बिल्कुल गलत है। हम एक डॉक्यूमेंट में हेडर को भी यूज कर सकते हैं और फुटर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो गिवन हमें कथन है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कि हमारा पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ्ट
राइट, सेंटर और जस्टिफाई किसके उदाहरण हैं? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007? ऑप्शन है पैराग्राफ मार्जिन, पेज अरेंजमेंट, सी है पेज मार्जिन और डी है पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो ये जो भी गिवन ऑप्शन है आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ये हमारे पैराग्राफ अलाइनमेंट के उदाहरण है। लेफ्ट अलाइनमेंट में हम पैराग्राफ को या टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में हम अलाइन करते हैं, राइट में राइट, बहुत सिंपल है, सेंटर में आप सेंटर और जस्टिफाई में हम क्या करते हैं, हमारा टेक्स्ट हमारा लेफ्ट मार्जिन में स्टार्ट होता है एंड राइट मार्जिन में फिनिश होता है। ये हमारा जस्टिफाई बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ये मैंने कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस ओ, ऑल्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस 9। तो अगर हम कंट्रोल प्लस 9 का इस्तेमाल करें तो हम बिल्कुल जो राइट साइड ऑफ द टैब है, यानी कि आपके क्रोम ब्राउजर में अगर 1 2 3 4 5 टैब खुले हैं और ये हमारा लास्ट वाला टैब है और कुछ इस टैब में हो, तो अब जैसे ही आप कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करोगे आप डायरेक्टली किस टैब में चले जाओगे? लास्ट वाले टैब में। तो आंसर नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फॉर्मूले को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा होगा? ऑप्शंस की मैंने @ इक्वल्स टू प्लस हैश। जैसे कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे कि जब भी हम किसी भी एक्सेल में या स्प्रेडशीट में फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं तो हमेशा पहले इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद हमारा फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टर यूज होगा वो हमारा इक्वल्स टू होगा। तो आंसर नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल है, बताए कि निम्न कथन सही है या गलत? पहला कथन है हमारा, एक IPv4 पत्ते का आकार 32 बिट होता है और दूसरा है IPv4 पत्तों को आमतौर पर बंदीदार दशमलव अंकन डेसिमल डॉटेड नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है। इसको इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट। और अगला जो स्टेटमेंट है, IPv4 एड्रेस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल डॉटेड नोटेशन। तो जो पहला है इसका बिल्कुल सही है कथन कि IPv4 एड्रेस का साइज हमारा 32 बिट्स होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है, IPv4 एड्रेस को हम डेसिमल डॉटेड नोटेशन में यूज करते हैं, ये कथन भी सही है। अगर इसको छोटा सा बताऊं मैं, ठीक है, IPv4 का एड्रेस अगर मान के चलिए कुछ इस तरह से है 192.168.10.25। तो 192 को अगर हम डेसिमल में हम लिखें तो क्या होगा इसका? 110000 कुछ समथिंग ऐसा कुछ इसका होता है। 168 का अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 10101, 3 टाइम 0 10 को कन्वर्ट करें तो 0 और टाइम 01010 कुछ इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है इसका उत्तर कि IPv4 एड्रेस को हम डेसिमल डॉटेड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डेसिमल डॉटेड नोटेशन क्या होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी एक पूरी सीरीज हम कर सकते हैं या इसका एक पूरा लेक्चर हम ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम इसको लेक्चर में आपको अच्छे से समझा सकते हैं बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपैरेटिवली? ऑप्शंस हैं रोम, DRAM, हार्ड डिस्क, SRAM। तो जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबसे हमारी फास्ट मेमोरी है और ये हमारी कैश मेमोरी की तरह भी इस्तेमाल की जाती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये हमारी सबसे फास्ट मेमोरी होती है SRAM। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर, शेप तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? विच मेनू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 प्रोवाइड यू विद ऑप्शन लाइक टेबल, पिक्चर, शेप एंड न्यू स्लाइड? तो अगर आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट देखा होगा, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने कई लोगों ने इसको देखा होगा, इसको यूज करा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा इंसर्ट का एक टैब होता है ऊपर की साइड पे, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही, जिसको हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, टेबल अप्लाई करने का, पिक्चर अप्लाई करने का, शेप अप्लाई करने का या न्यू स्लाइड अप्लाई करने का। तो हम ये किससे कर सकते हैं? मेनू से कर सकते हैं, हम इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।